तो पश्चिम बंगाल की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिख रही, जहां पहले चरण में 93.2% की उस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सबको चौंका दिया था। और आज दूसरे चरण में भी बंगाल की जनता ने बम्पर मतदान कर यह साफ कर दिया कि खामोशी के नीचे बदलाव या फिर सत्ता बचाने की कोई बहुत बड़ी लहर चल रही है। एक तरफ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का दुर्ग बचाने की चुनौती, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मिशन सोनार बांग्ला के लिए लगाया गया पूरा जोर। आज 142 सीटों पर मतदान खत्म होते ही 2026 की पूरी चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। और इसके साथ ही सबसे बड़े पहले जल्दी से देख लीजिए इस बार हर जगह कितनी बम्पर वोटिंग हुई है, ये आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल का जो पहला चरण था उसमें 93.19% मतदान हुआ, दूसरे चरण में 91.71% मतदान हुआ और दोनों फेज को मिला दिया जाए तो एवरेज आता है 92.17% वोटिंग पश्चिम बंगाल में इस बार हुई है। लेकिन बात सिर्फ बंगाल की नहीं, देश के 4 कोनों से भी लोकतंत्र को मजबूत करने वाले ऐसे ही आंकड़े सामने आए हैं। असम की 126 सीटों पर 85.9% वोटिंग हुई। तमिलनाडु में 85.1% मतदान के साथ एक बार फिर से अपनी राजनीतिक जागरूकता का लोहा मनवाया राज्य ने। केरलम में 140 सीटों पर करीब 78.27% मतदान दर्ज हुआ था और पुडुचेरी में 89.87% वोटिंग हुई थी। इतिहास की सबसे बड़ी वोटिंग ये है और ये प्रतिशत किसी बड़े उलटफेर का संकेत हो सकते हैं। तो इस बम्पर वोटिंग के बीच हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या बंगाल के महासंग्राम में चौथी बार टीएमसी जीतेगी या बीजेपी का भगवा परचम बंगाल की खाड़ी तक लहराएगा? तो तमिलनाडु में क्या डीएमके और एआईएडीएमके के पारंपरिक वोट बैंक में कोई तीसरी शक्ति सेंध लगा पाएगी? केरलम और असम में क्या सत्ता विरोधी लहर इन राज्यों की राजनीति बदल देगी या फिर पुराने चेहरे ही फिर से ताज पहनेंगे, सत्ता में वापसी करेंगे? 5 राज्यों की 824 विधानसभा सीटों पर करीब 17 करोड़ वोटरों ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। आधिकारिक नतीजे तो 4 मई को आएंगे, लेकिन देश का सब्र जवाब दे रहा है। लिहाजा हम इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए लेकर आए हैं देश की सबसे बड़ी सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल का पोल ऑफ पोल्स, तमाम बड़े सर्वे का निचोड़ लेकर, जिसके सामने जिससे आपको मिलेगा नतीजों से पहले एक मजबूत संकेत। हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। अब आपके सामने एक एक राज्य का जो पोल ऑफ पोल्स है वो हम आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु में अगर पोल ऑफ पोल्स की बात करें, निकालें तो सबसे ज्यादा डीएमके 152 सीटों पर जीतती दिख रही है, उसको ये सीटें मिलती दिख रही, और एआईएडीएमके को 64 और 66 के बीच में ये सीटें मिलने का अनुमान है। तो सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी टीवीके, जो पहली बार चुनावी मैदान में है, जबरदस्त भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब होती दिख रही थी। 22 सीटें मिल सकती हैं इस पार्टी को। अब एक एक राज्य के आंकड़े के बाद हम आपके अपने 2 खास मेहमानों का रिएक्शन भी आगे लेंगे, लेकिन ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं टैली, उसमें आप देख सकते हैं कि जो आंकड़े हैं हर एक राज्य के, वो हम आपको एक एक करके दिखाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, केरल में क्या है, पुडुचेरी में क्या है, साथ में असम में क्या आंकड़े हैं, ये दोनों तरफ टैली को आप देख रहे हैं। लेकिन जिनमें सबसे ज़्यादा पहले तमिलनाडु की बात करते हैं, चर्चाओं में है। 122 से 132 सीटें मिल सकती हैं डीएमके, जो एक बार फिर से सत्ता में वापसी के संकेत है। इसके अलावा 87 से 100 सीटें बीजेपी प्लस कि एआईएडीएमके को मिल सकती हैं। 10 से 12 सीटें टीवीके को मिल सकती हैं। 6 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो प्रवीण सिंह जी हमारे साथ हैं, संवादक एडिटर मैट्राइज के हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले तमिलनाडु का ही जिक्र फिर से करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे। तमिलनाडु में बहुत सारे सर्वे आए, आपने भी खुद सर्वे किया, लेकिन जो सत्ता की लहर थी, या कहा जाए कि उसको क्या वाकई में एक बार भरोसे के साथ कामयाब होते दिख रहे बचाने में स्टालिन, या फिर ये जो आंकड़े हैं वो क्या संकेत देते हैं? देखिए, सत्ता को बचाने में कामयाब कम हो रहे दिख रहे हैं, और उल्टा इसके ये है कि एआईडीएमके जो गठबंधन है वो कमजोर दिख रही है। मतलब जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी विपक्ष को सरकार के खिलाफ, वो लड़ाई नहीं लड़ पाई। इसमें एक फैक्टर और आ गया, विजय की पार्टी जो आ गई, यहाँ पे ये ट्रायंगुलर फाइट हो गया, जिसका फायदा डीएमके को मिला। डीएमके अपना काम, जो सरकार का काम कर रही है, उसमें डीएमके ने अच्छा काम किया, तो ये सही बात है, लेकिन उसको एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी को डीएमके भुना नहीं पाई। आपस की लड़ाई, गठबंधन में एकमत नहीं, अब वोटों का ट्रांसफर नहीं होना, और इसके अलावा जो
डीएमके से नाराज वोटर है वो डीएमके के पास ना आके टीवीके के पास चली गई। जो बीच में जो टीवीके आ गई है, ट्रायंगुलर हो गया, उसका नुकसान एआईडीएमके को दिख रहा है। दूसरी बात है कि स्टालिन एक ऐसे नेता है, उनके बराबर कद का कोई नेता विपक्ष में कोई नहीं दिख रहा है। सरकार जो सरकारी योजनाएं जो दे रही हैं उसका फायदा दिख रहा है। डीएमके बहुत मजबूत है, वो बूथ वाइज बूथ तो इतने तगड़े हैं कि मतलब बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। उस लेवल पे एआईडीएमके या उनका गठबंधन वैसा कुछ नहीं कर पाया जिससे डीएमके को लॉस हो या डीएमके को वो टक्कर दे सके। यहाँ पे एनडीए डीएमके में बीजेपी भी है, लेकिन बीजेपी की वैसी पकड़ नहीं, वहां पे उस तरह का कोई लीडर नहीं है। अन्नामलाई का कोई ऐसा लीडर नहीं है जो बीजेपी को एक ऊंचाई पे ले जाए। लेकिन चुनाव से पहले अन्नामलाई को किनारे कर दिया गया। अब ये क्यों किया गया पता नहीं, क्यों बीजेपी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। उसके अलावा टीवी के साथ शायद बीजेपी वहां पे गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन ये गठबंधन नहीं हो पाया। इस सारे फैक्टर को देखने के बाद डीएमके को एक अच्छा वॉकओवर मिल गया, एक तरह से कह लें। हाँ, लेकिन अच्छा कई ऐसे पॉइंट थे जिनको चूंकि आपने सर्वे किया है, आपसे समझना चाहेंगे सर। बेरोजगारी का एक बड़ा मसला जिसमें आपने कहा लगभग 25% के आसपास लोगों ने मतदान किया है, एक बड़ा मसला था चूंकि केंद्र से सीधे फाइट करते दिख रहे थे स्टालिन, और जो भाषाई एक विवाद पैदा हुआ था, इसको लेकर वहां की जनता ने किस तरीका का मिजाज दिखाया है? क्योंकि तमिलनाडु में इस बात को लेकर चर्चाएं होती हैं और डीएमके इस बात को लेकर साथ में खड़ी थी। देखिए, तमिलनाडु में एक चीज है कि जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है वो एकदम अलग है। हिंदुत्व से आप जुड़ नहीं सकते, हिंदुत्व थोप नहीं सकते। द्रविडियन जो बहुत अच्छे से बनाती है इस चीज को। बीजेपी हिंदुत्व उसमें जोड़ देती है, लेकिन वो कहीं से जुड़ता नहीं दिखता। जैसा बंगाल में देखेंगे, बंगाली अस्मिता होती है, वो अस्मिता बहुत दिन तक बीजेपी उससे जुड़ नहीं पाई हिंदुत्व से। लेकिन अब 15 साल के बाद वो चीज तमिलनाडु में नहीं कर पाई, जिसके कारण द्रविडियन जो पॉलिटिक्स है उस चीज को वो भुना नहीं पाई, और डीएमके उसको बहुत अच्छी तरह से भुना लेती है, और जिसका फायदा उसको मिल गया है इस बार नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही, मैं चाहूंगा दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और दक्षिण के एक और दूसरे राज्य केरल की बात करते हैं, जहां पर चुनाव के बाद किसके लिए वाकई में जनता ने दिल खोलकर वोट किया है, और जो पोल ऑफ पोल्स हैं वो दिखाते हैं इस तरह केरल में सत्ता पलटती दिख रही है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ को 140 में से 79 से 80 सीटें मिल सकती हैं, तो लेफ्ट के एलडीएफ को 60 सीटें तक मिलने की संभावना जताई जा रही है। और अब केरल पर जल्दी से दोनों एक्सपर्ट से उनका रिएक्शन भी जान लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि एक बार फिर से जो यहां पर जनता का रिएक्शन सामने आया है या फिर जो वोट पड़े हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि सत्ता परिवर्तन होने की पूरी संभावना दिख रही है। प्रवीण जी हमारे साथ लगातार बने हैं। प्रवीण जी, केरल का मिजाज आखिर ऐसा क्या था? कहा जाता कि पिनराई विजयन बड़े पॉपुलर वहां पर लीडर हैं, जबरदस्त तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी, काम करने का तरीका भी, हालांकि ठीक है 10 साल हो गए, लेकिन लेफ्ट का आखिरी गढ़ क्या ढहने की कगार पर यह पहुंच चुका है? देखिए, ढहने के मतलब सरकार बदल जाएगी, उम्मीद है कि सरकार बदलेगी, लेकिन केरल में वामपंथ एलडीएफ की पकड़ कमजोर नहीं है। हाँ, सत्ता परिवर्तन होता है केरल में, ये नियम है कि 5 साल पे वहां भी सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन पिछली बार एलडीएफ को ये दोबारा सत्ता मिली थी। 10 साल एलडीएफ वहां पे है, एंटी इनकम्बेंसी वहां पे है। विजन के अलावा वहां पे सेकंड रोल में कोई लीडर नहीं है लेफ्ट में। एक चीज वहां पे है कि विजन की उम्र हो गई है 81 साल, और इसके अलावा सरकार का जो ये है एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार वैसा कोई काम विकास का नहीं कर पा रही है, बेरोजगारी है जिसको लेकर नाराजगी है, भ्रष्टाचार है। इसके अलावा ये भी है कि वहां पे एक है वो जो वहां पे मुस्लिम प्लस ईसाई, ये जो है लगभग 48% के लगभग में वोट परसेंटेज है वहां पे, उसको भूल नहीं पा रही है। ये जो है हिस्सा वो यूडीएफ की तरफ जा रहा है, और यूडीएफ लोकल चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उसमें बहुत अच्छा ये की थी, परफॉर्मेंस की थी। लेकिन यूडीएफ में एक चीज समस्या ये है कि वहां मुख्यमंत्री को लेकर बहुत खींचतान है। मुख्यमंत्री का लेकर ये आलम है कि वहां पे राहुल गांधी के चेहरे पे चुनाव
लड़ा गया। जबकि केरल में जनरली ये होता है कि हर पार्टी, हर गठबंधन, मतलब एलडीएफ और यूडीएफ दो ही वहां पे है, तो हर की तरफ से सीएम उम्मीदवार अच्छा, एक घोषित चीज किया और जाता है, बताइए जल्दी उससे सर, ही तो लड़ा जाता प्रवीण है। जी, लेकिन इस बार बीजेपी की इतनी मेहनत का परिणाम बीजेपी के पक्ष में जो 3 से 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, ये क्या बीजेपी के वोट परसेंट में वहां इजाफा हुआ है? हाँ, वहां पे बीजेपी के वोट परसेंट, कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे वो बीजेपी का पकड़ अच्छी है, वहीं पे है। केरल में बीजेपी की कोई पकड़ नहीं है, वहां भी बीजेपी ऐसे भी 30 से ज्यादा सीटों पे मतलब अपना फोकस नहीं करे, लड़ नहीं रही। अब ये नहीं कि पूरे केरल में वो चुनाव लड़ रही है, वो फोकस कर रही है 30 लगभग 30 सीटों पे। तो 30 सीटें वो है जहाँ पे शहरी और क्रिश्चियन इलाके हैं, जहाँ पे वो बीजेपी अपना को फोकस कर रही है। और वो केरल में अभी भी बीजेपी को बहुत काम करना है। बिल्कुल प्रवीण जी, मैं दोबारा आता हूं। मैं बहुत बड़ी चाहूंगा बात कि आपकी आवाज को अब दुरुस्त करवा के दोबारा मैं आपके साथ जुड़ता हूं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक और हाई वोल्टेज ड्रामा जहां पर हुआ, जबरदस्त तरीके से राजनीति यहां पर देखी गई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी, और जो पिछले 15-20 दिन से आप वहां पर देख रहे थे जिस तरीके से उठापटक चल रही थी, उसका परिणाम क्या? जनता जो पोल ऑफ पोल्स के आधार पर किसको इस बार सत्ता देती दिख रही है, और पोल ऑफ पोल्स में जो दावे हैं वो क्या कहते हैं? दावे के अगर उलट देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में 5 एजेंसियों के नंबर देखने के बाद अब देखिए पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा, जिसके मुताबिक टीएमसी का नंबर बहुमत से कम दिख रहा है। यानी टीएमसी 132 सीटों पर सिमटती दिख रही, तो बीजेपी पहली बार बहुमत के पार 152 सीटों पर को पार करती दिख रही। लेकिन ये एग्जिट पोल्स के अनुमान हैं, फाइनल परिणाम, फाइनल नतीजे 4 मई को आएंगे। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो नेक टू नेक फाइट की बात कही जा रही थी, पलड़ा इधर भी झुक सकता है, उधर भी झुक सकता है। तो एग्जिट पोल्स भले ही टीएमसी के लिए निराश करने वाले जो नंबर हैं वो दे रहे हैं, लेकिन दीदी अड़ी हुई हैं कि उनका आंकड़ा 200 के पार इस बार होगा। ये बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आप देखिए पोल ऑफ पोल्स की ये जो आंकड़े इस वक्त पश्चिम बंगाल को लेकर हैं। कुल सीटें यहां पर 294 है, लेकिन आपको बता दें कि पीपल्स पल्स की बात करें 177 से 187। हालांकि पीपल्स पल्स में टीएमसी को एक तरह से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए दिखाया गया, लेकिन बीजेपी प्लस के एनडीए की बात करें 95 से 110 सीटें, और मेट्राइज की बात करें जिसके आंकड़े हम लगातार आपको दिखा रहे हैं 125 से 140 सीटें, यहां पर बहुमत से 7 सीटें पीछे, अगर मैक्सिमम नंबर को भी ले लिया जाए तो टीएमसी पिछड़ जा रही। लेकिन बीजेपी यहां पर बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में 146 से 161 सीटें। इसके अलावा 3-4 जो नीचे इस वक्त आप देख रहे हैं कि करके तमाम जो सर्वे हैं एजेंसियां उन्होंने की हैं, उसमें अमूमन ज्यादातर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बंगाल में बनती हुई दिख रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने इसके बावजूद यह दावा किया है कि इस बार वो फिर से 200 पार करने वाली हैं। सुनिए आप। দেখো না, আমি এখনো কালেক্ট করতে পারিনি। অনেকগুলো জায়গায় সিআরপিএফ খুবই গন্ডগোল করেছে, আমাদের ছেলেদের খুবই মারধর করেছে। তা সত্ত্বেও আমরা আশাবাদী যে 200 তো আমরা ক্রস করব। সংখ্যাটা কোথায় দাঁড়াবে সেটা মানুষ ঠিক করবে। तो ममता बनर्जी अभी भी कह रहे हैं कि 200 प्लस हम पार करने जा रहे हैं। प्रवीण जी हमारे साथ है। प्रवीण जी, मेट्राइज में आपने भी सर्वे किया, लग रहा है कि बीजेपी की सरकार जो नंबर आपके सर्वे के आधार पर हैं, तमाम जो और सर्वे हैं, लेकिन ममता अभी भी कॉन्फिडेंस दिख रही, वो कह रहे 200 प्लस हम जाएंगे, ये जनता तय करेगी, कर चुकी है एक तरह से उनके हिसाब से। देखिए कोई भी पार्टी ये थोड़ी कहेगी कि हम हार रहे हैं। हर पार्टी दावा करती है कि हम जीत रहे हैं। अभी कुछ देर पहले किसी चैनल में बैठा था, वहां कांग्रेस वाले भी दावा कर रहे थे कि हम जीतेंगे यहाँ पे, ठीक है, असम में सरकार बनाएंगे। तो इस तरह देखिए कोई भी पार्टी हो वो कैसे कह दे कि हम हारेंगे। तो ममता भी ये दावा कर रही है, लेकिन इसके साथ भी वो शिकायत कर रही है। बंगला में आप सुन रहे होंगे, वो बंगला में बोल रही है कि जो सुरक्षा बल है वो हमारे लड़कों को बहुत परेशान कर रखा है, परेशान किया है, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये पहली बार है इस तरह का जो उल्टा कहते हैं ना, जो उल्टा हो गया है यहाँ पे। अभी तक ये होता था कि टीएमसी के लड़के, टीएमसी के कैडर, टीएमसी के नेता दूसरे पार्टियों को मारते थे, लोगों को मारते थे, लोगों को डराते थे, लोगों को घर में घुस जाने के लिए कहते थे, लोगों को धमकाते थे, बम मार देते थे। तो बंगाल में कल्चर है कि अगर आप कुछ ना कर सके तो बम मार दीजिए। वहां कट्टा गोली ऐसा नहीं चलता, वहां बम चलता है, भुजाली चलता है, वो सब चलता है। तो इसके एक्सपर्ट है टीएमसी वाले। लेकिन इस बार केंद्रीय दल इतना वहां पे है कि अल्टीमेटली ममता बनर्जी को ये बात कहना कि केंद्रीय जो सुरक्षा बल है वो हमारे लड़कों को मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनको खदेड़ रहे हैं। तो ये चीज जो डर है और ये जो
इस अंदाज से टीएमसी जीतती थी। आप अभिषेक बनर्जी की बयान देख लीजिए, वो जहांगीर खान का बयान देख लीजिए, मैं पुष्पा हूँ, ठीक है ना। और वो अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम धमकी दिया था, देख लेंगे 4 तारीख को 12 बजे के बाद क्या होता है और कौन यहाँ रहता है, कौन नहीं, करिश्मा क्या हुआ जाएगा। करिश्मा, तो ये बीजेपी ने सब- जो मेहनत की उसमें क्या ऐसा क्लिक कर गया कि इस बार जनता बदलती हुई दिखाई दे रही है? बहुत सारे कारण हैं सरकार को लेकर नाराजगी। ये बहुत बड़ी बात है कि टीएमसी जो पहले 2 कार्यक्रम में काम की थी, उसमें इस 5 साल में वो काम नहीं कर पाई। सिर्फ तुष्टीकरण, ठीक है, तुष्टीकरण का काम की है, न विकास की है, बेरोजगारी की। वैसे वो लोग बाहर चले गए। बंगाल के लोग, पहले बंगाल नौकरी देता था, आपको याद होगा। बंगाल 1990 से पहले बंगाल में लोग नौकरी करने जाते थे, बिहार, यूपी सब कई वहां पे जनरेशन वहां पे काम कर रही है। अब उल्टा हो गया है, अब लोग बंगाल से बाहर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। समय खत्म हो चुका है। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आपका सर्वे लगातार इस वक्त हम आपको जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि दीदी के आत्मविश्वास का आधार क्या है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मामले में 2021 का एग्जिट पोल गलत साबित हो चुका है और 2021 में जो आंकड़े सामने आए थे उसके आधार पर ये देखिए आपके सामने ये पोल ऑफ पोल्स है। फाइनल नतीजे में बड़ा अंतर था। टीएमसी को 61 सीटें कम दी गई थी, जबकि बीजेपी को 49 सीटें ज्यादा दी गई थी और दीदी की सरकार मजबूती से वापस लौट गई थी। लेकिन इस बार क्या होगा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी लगता है। 2021 के पोल और पोल्स को आप देख सकते हैं। एग्जिट पोल्स जो सामने आए थे उसमें बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाया गया था। कई जगहों पर टीएमसी को लगभग इस नंबर के आसपास दिखाया गया था, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि दीदी वापस चली आई थी। लेकिन अब बात करेंगे एक और राज्य असम को लेकर। आखिर असम के तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े एक साथ अगर मिला दिया जाए तो पोल ऑफ पोल्स क्या कहते हैं, जिसके मुताबिक वहां पर सरकार नहीं बदलने जा रही है। और एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक वहां बीजेपी को 86 से 87 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 25 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। ये अनुमान एग्जिट पोल्स के इस वक्त सामने आ रहे हैं।